सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। बहुत पुरानी बात है कि एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम था नुकुल। उसके माता पिता मर चुके थे। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। नुकुल बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। सर्दी में गरम गरम चाय और गर्मी में ठंडा मीठा शरबत बेचा करता था। बरसात में चाय के साथ पकोड़े भी बनाया करता था। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। रात को जब वो थक हार कर घर लौटता, घर उसको काटने को दौड़ता। खुद ही अपनी रोटियां पकाता। कभी थका हुआ होता तो यूं ही सो जाता। अगर कोई नुकुल का रिश्तेदार होता तो उसके शादी ब्याह के बारे में ज़रूर सोचता। नुकुल के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। सब उसे मौसी मौसी कहते थे, मानो जैसे वे जगत मौसी थी। उसे नुकुल पर बड़ा तरस आता। होली, दिवाली, नवरात्रे, दशहरे अगर वह कुछ खास पकाती तो एक प्लेट नुकुल को भी दे आती। मौसी के एक दूसरी रिश्तेदार भी थी। उसका नाम सपना था। दूसरे मोहल्ले में वह अपने विधवा माँ के साथ रहती थी। बड़ी ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी, लेकिन अपने गोरे रंग पर बड़ा घमंड किया करती थी। हर वक्त शीशे के सामने खड़ी रहती और सजी संवरी रहती और अपने घर के खिड़कियों से ताका झांकी करती रहती। विधवा माँ को अपनी बेटी सपना की शादी की चिंताएं सताती रहती। सपना की माँ अपनी बेटी के लक्षणों से भी बहुत परेशान थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। जेब में फूटी कौड़ी नहीं था और बिना दहेज के गरीब की बेटी को कौन ब्याह कर ले जाता भला। वह एक दिन हमारे मोहल्ले में जगत मौसी से मिलने आई। वह सपना की शादी की चिंताओं को लेकर उसके सामने बातचीत करने लगी। मौसी के दिमाग में नुकुल के बारे में ख्याल आ गया। ऐसा सीधा और अच्छा लड़का पूरे शहर में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बगैर कोई पैसा खर्च किए लड़की अपने घर की हो जाती। उसी शाम मौसी प्लेट में कढ़ी चावल लेकर नुकुल के घर पहुंची। नुकुल उस वक्त अपना दुकान बंद करके घर लौटा था। वह कपड़े बदलकर अपने लिए खाना बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था, जब तक जगत मौसी उसके घर पर पहुंच गई। देखा, नुकुल चूल्हे के पास परेशान हो रहा था। लकड़ियां गीली थीं, उसे जल भी नहीं रहा था। घर में चारों तरफ धुआं धुआं उठ रहा था। नुकुल मौसी को देखते ही उनके तरफ पानी का गिलास लेकर बढ़ा और चारपाई बिछाकर मौसी को बिठाने लगा। मौसी ने उसको ढेरों आशीर्वाद दे डाले। बेटा, तू दिन भर थका हारा आकर घर में रोटियां पकाता है, मेरा कलेजा फटने को आता है। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मौसी, आपको तो पता है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, ना कोई मेरे आगे पीछे है। मेरा कौन रिश्ता लेकर किसी के घर जाएगा? ये शादी ब्याह करने और करवाने का तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। कौन करवाएगा मेरी शादी और कौन करेगा मुझसे शादी? मौसी ने जल्दी से उसकी बात काटी और कहा, ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा हूँ और तुझ में फिर किस बात की कमी है? कमाऊ बेटा है वह तो ठीक है मौसी, लड़की कहाँ मिलेगी? मौसी ने झट कढ़ी चावल उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अरे बेटा, मेरी सहेली की लड़की है ना सपना, इतनी खूबसूरत है कि तुम उसे देखते ही रह जाओगे। यूँ तो उसके लिए बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन मैंने अपने सहेली से कह दिया तुम्हें नुकुल जैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। मेरी सपना है बहुत चंचल, तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी। नुकुल को अपनी शादी की बात सुनकर बड़ी शर्म आ रही थी। मौसी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकती हैं। मौसी ने खुशी में वह कढ़ी चावल अपने हाथों से खिला डाले और नुकुल को ढेरों आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली गई। घर जाकर सपना की माँ से बोली, लो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया। ऐसा सीधा साधा लड़का तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। ऐस करेगी तुम्हारी सपना। नुकुल की अपनी दुकान है, अच्छा भला कमाता है। सपना की माँ बोली, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है ब्याह करने के लिए। मौसी ने कहा, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं सब इंतजाम कर लूँगी। अगले दिन मौसी थाली में लड्डू लेकर नुकुल के घर जा पहुँची और नुकुल को गले लगाकर उसे आशीर्वाद देने लगी और शादी की बात पक्की होने की उसे मुबारकबाद देने लगी। नुकुल का तो दिल जैसे उछल ही पड़ा था। खुशी के मारे तो जैसे उसका मुंह ही नहीं बंद हो रहा था। लड्डू खाकर तब मुंह बंद किया। मौसी, मेरी शादी की जो भी इंतजाम करना है सब आपको ही करना है। हाँ नुकुल, तू चिंता ना कर, मैं सब कुछ कर लूँगी। हाँ, तेरे पास कुछ नगद हो तो मेरे को दे दे। शादी की खुशी में नुकुल के हाथ पांव जैसे फूल ही गए थे। जल्दी से कमरे में गया, जो कुछ जमा पूंजी जोड़ रखी थी पैसे की थैली लाकर मौसी के हाथ में दे दिया। मौसी के तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। थोड़े पैसे अपने पास रखे, बाकी पैसे अपनी सहेली को दे दिए। अगले महीने शादी तय हो गई और शादी बिल्कुल साधारण तरीके से हो गई, क्योंकि नुकुल के कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम सुनील था।
और आसपास के दुकानदार थे। सपना अब शादी करके नुकुल के घर आ गई थी। नुकुल तो इतनी खूबसूरत और चांद जैसी बीवी पाकर तो फूले नहीं समा रहा था। दूसरे दिन रिसेप्शन पार्टी के लिए कुछ गांव वालों को बुलाया और कुछ अपने जानने वालों को बुलाया। उसका बचपन का दोस्त सुनील भी अपनी माँ और बहन के साथ आया। वह नुकुल से कहने लगा, मैं तो भाई अपनी भाभी की मुँह दिखाई करूंगा, मैं एक ही तो देवर हूँ और देवर से क्या छुपना। मुकुल तो सोच में पड़ गया और वह बहुत सीधा साधा लड़का था। मैं अपनी दोस्त के खातिर उसकी बात मान गया। सुनील ने चांदी की अंगूठी सोने की पानी चढ़ाकर सपना को दे दी। सपना तो जैसे फूले नहीं समा रही थी। इतनी कीमती मुंह दिखाई अभी तक सपना को किसी ने नहीं दी थी। सुनील था बहुत ही अलग टाइप का इंसान था, थोड़ा बदमाश टाइप का था, खाते पीते घर का था और इकलौता लड़का था। उसके माता पिता की अपना कारोबार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर जाकर अपनी फैक्ट्री में बैठता, फिर दिन भर आवारागर्दी करता रहता। नुकुल के साथ स्कूल में ही पढ़ता था और उसकी वहीं दोस्ती हो गई थी और दोनों दोस्तों के आदत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नुकुल सीधा साधा और अच्छा इंसान, सबको अपने जैसा ही समझता था और सभी पर भरोसा कर लेता था। उधर सपना अपने पति से परेशान थी क्योंकि ये बिल्कुल सीधा साधा और कोई बनावटी नहीं था। सपना चाहती थी कि मैं एकदम बनी संवरी बैठी रहूं और नुकुल मेरी तारीफ़ें करता रहे, मुझे घुमाए फिराए। नुकुल उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ना तो नुकुल को सपना की तारीफ़ करने आती थी, ना ही पत्नी के ऐसे चोचलों में पड़ने आता। अगर ऐसा करता तो उसकी दुकान कैसे चलती। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आता, कभी चूड़ियाँ तो कभी साड़ी, कभी श्रृंगार के सामान। लेकिन उसकी लाई हुई कोई भी चीज़ सपना को पसंद नहीं आती थी और वह ये कहती थी कि मेरे पास कोई सोने का जेवर भी नहीं है सिवाय उस अंगूठी की जो मुझे सुनील ने मुंह दिखाई में दी थी। हर वक्त नुकुल को इसी बात का ताना देती रहती। शाम को घर आता तो खाना भी उसे पका हुआ ना मिलता। सपना कहती, कैसी गीली लकड़ियां हैं जो जलती भी नहीं है, मेरे सर में दर्द होता है और मेरे आंखों का काजल सारा निकल जाता है। नुकुल कभी खुद ही खाना बनाता या फिर जाकर बाजार से खाना ले आता पका हुआ। उससे पहले उस सब का एहसास नहीं होता था, लेकिन पत्नी के आने से उसे सबका एहसास हो रहा था कि वह अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है। दूसरी तरफ जब वह दुकान चला जाता तब पीछे से उसका दोस्त सुनील सपना के लिए मिठाइयाँ और महंगे महंगे गिफ्ट सपना के लिए लेकर आता और सपना एकदम खुश हो जाती। धीरे धीरे बेवकूफ़ सपना सुनील के जाल में फंसती चली गई। सुनील ने उसे समझाया कि तुम जैसे खूबसूरत औरत को तो शहजादियों की तरह रहना चाहिए। तुम यहाँ भूखे नंगे के पल्ले बंध गई हो और नुकुल के चुंगल में फंस गई हो। सपना को भी लगने लगा था मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसकी शादी एक गरीब आदमी से कर दी गई थी। उसे तो सुनील जैसे पैसे वालों की पत्नी होनी चाहिए थी जो उसके लिए कीमती तोहफे लाता और हर वक्त उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करता रहता। और सुनील ने उसे समझाया कि अपने पति को यहाँ से परदेश भेज दो, यहाँ तो वह कम पैसे कमाता है, परदेश जाएगा तो अच्छा पैसा कमाएगा और हम लोग भी फिर एक दूसरे से खुलकर मिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने की चीज़ें बनवा बनवा कर दूंगा। सपना सुनील के बहकावे में आ गई। उसने नुकुल के सर खाना शुरू कर दिया कि इस चाय पानी के दुकान से तो अच्छा है तुम परदेश चले जाओ और कुछ ढंग से पैसे कमाओ, जिससे हमारा जीवन अच्छा हो जाए और हमें यूं घुट घुट कर ना रहना पड़े। तुम्हारे चाय पानी की दुकान से इतने पैसे भी नहीं आते कि मैं घर में एक नौकरानी रख लूँ। पूरे दिन मैं घर में काम करके थक जाती हूँ, ना तो हाथों में मेहंदी टिकती है ना ही मेरे आँखों में काजल। दिन भर तुम्हारे लिए खाना बनाने के चक्कर में चूल्हा फूंकती रहती हूँ। मैंने तो अपने माँ के घर भी कभी इतना काम नहीं किया था। सपना की रोज रोज के शिकायतों से तंग आकर नुकुल ने परदेश जाकर कमाई करने का सोचा। सुनील को अपना जिगरी दोस्त समझकर उसे अपनी राय ली। उसने तो मानो जोरों शोरों से उसके हाँ में हाँ मिला दी और साथ में फालतू के आइडिये भी दे डाले। नुकुल ने अपनी दुकान अपने पड़ोस में साल भर के लिए किसी को दे दिया। उस दुकान से जो पैसे मिले उसे अपने जाने की तैयारी पकड़ ली। पत्नी ने झूठे आंसू बहाकर कहा कि जब तुम घर वापस आओगे तो हमारे दिन कुछ और होंगे। हम अपने अच्छे भविष्य के लिए तुम्हारी दूरी भी बर्दाश्त कर लूँगी। नुकुल भारी दिल के साथ विदेश चल पड़ा। जाते जाते सुनील से कह गया कि जरा तुम अपनी भाभी का भी ख्याल रखना। तुम्हारे भरोसे पर ही सपना को छोड़कर जा रहा हूँ, इसे कोई तकलीफ ना होने पाए। सुनील ने नुकुल को यकीन दिलाया, बेफिक्र होकर जाओ, भाभी को मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। साल भर तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे।
उस जमाने में रेल और मोटर गाड़ी नहीं होती थी। लोग छोटे यात्रा बैलगाड़ियों पर तय किया करते थे। 1 महीने के सफ़र में वह असम शहर बाजार में पहुंचा। वहां बाजार का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उन्होंने नुकुल को अपने बाजार में रहने के लिए एक कोठरी दे दी। वह बाजार में ही वह दोनों वक्त का खाना खा लेता। बाजार के मालिक को जब पता चला कि ये पैसा कमाने के लिए कोसों मील से यहाँ आया है, उन्होंने समझाया, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, जरा संभल कर रहना। इस शहर का नाम अंधेर नगरी है। यहाँ का राजा बिल्कुल चौपट है, इसलिए यहाँ पर भोले भाले लोगों को और मुसाफिरों को बहुत ठगा जाता है और बेवकूफ़ बनाकर लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। नुकुल ने जवाब में कहा, बाबा मैं आपकी बात को पूरा पूरा ध्यान रखूँगा। मैंने सोचा कि 2-4 दिन में शहर में घूम फिर कर पहले यहाँ की हालत को समझ लूँ, उसके बाद काम शुरू करूँगा। नुकुल अपने कोठड़ी से खा पीकर बाजार जाकर हाल चाल लेने गया। यहाँ पर क्या काम किया जाए। अभी वह थोड़ी ही दूर गया कि एक नाई की दुकान नजर आई। सोचा कि बाल थोड़े बढ़ गए हैं, सफ़र में बाल कटवाने का मौका नहीं मिला, पहले दाढ़ी और बाल कटवा लेता हूँ। नाई के दुकान पर जाकर कहा, भैया मुझे बाल कटवाने हैं। नाई बोला, भाई साहब बैठिए। नुकुल ने पूछा, कितने पैसे लगेंगे भैया। नाई बोला, बस जो समझ में आए दे देना। नुकुल ने सोचा, बड़ा ही शरीफ आदमी है, चचा ने तो मुझे यूं ही डरा दिया था कि यहाँ सब ठग है। बाल कटवाने के बाद नुकुल ने उसे पैसे दिए। नाई ने पूछा, ये क्या है। नुकुल ने जवाब दिया कि बाल कटाई के पैसे। नाई बोला कि लेकिन मैं तो पैसे नहीं लूँगा, मैंने तो कहा था कि तुम कुछ दे देना, मुझे तो कुछ चाहिए। नुकुल बड़ा हैरान हुआ, कुछ क्या होता है। उसने पैसे बढ़ाकर दिए, दुगने दिए, तिगने करके दिए, लेकिन नाई तो अड़ गया, उसे तो कुछ ही चाहिए। नुकुल ने दुकान में आने वाले कई लोगों के सामने अपना मुकदमा रखा, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि बात अगर कुछ की तय हुई है तो कुछ ही दो। आखिर नुकुल को बाजार में चचा की याद आ ही गई। नुकुल को ख्याल आया कि इस मुसीबत से वही निकाल सकते हैं। उसने नाई से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, कुछ तो मैं तुम्हें घर पहुँच कर दे सकता हूँ। नुकुल नाई को लेकर बाजार पहुँचा। वहाँ चाचा को सारा वाकया सुनाया। चाचा ने नाई से कहा, तुम सुबह आना, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कल हम मांग कर रखेंगे। नाई चला गया तो चाचा ने नुकुल से कहा, मैंने कहा था ना कि ये अंधेर नगरी है, यहाँ पर हर कदम पर फूक फूक कर रखना पड़ेगा। नाई से तुम्हें साफ शब्दों में कह देना चाहिए था। कितने पैसे लगेंगे। नुकुल हैरान हो गया, चचा मुझे क्या मालूम था कि मैं इस झंझट में फंस जाऊंगा। मैं तो सीधा साधा अपना बाल कटवाने गया था। उसने कहा कुछ दे देना, मैं समझा कि इसका मतलब है कि मुझको कुछ भी पैसे दे देना। पर चचा आप बताइए कि मैं क्या करूं। चाचा ने कहा कि बाजार जाओ, एक दही का कुंडा खरीद कर लाओ। नुकुल ने ऐसा ही किया। चाचा ने उस दही पर थोड़ी सी तवे की कालिक लगा दी और कुंडा उठाकर रख दिया। अगले दिन सुबह ही सुबह नाई अपना कुछ लेने के लिए नुकुल के पास चला आया। चाचा ने नुकुल से कुंडा उठा लाने को कहा। नुकुल ने दही का कुंडा उठा लाया और चाचा ने नाई को देने को कहा। नाई ने कहा, मैं इसका क्या करूँगा। चाचा ने कहा, इसमें क्या पड़ा है। नाई ने कहा कि इसमें काला काला सा कुछ पड़ा है। चाचा ने कहा कि बस उठाओ और चलते बनो, तुमने कुछ मांगा था तो फिर इसमें कुछ पड़ा है। नाई छोटा सा मुंह लेकर उस कुंडे को उठाकर चला गया। नुकुल ने चाचा का बहुत धन्यवाद किया और चाचा के पैरों में पड़ गया। 2-4 दिन नुकुल अपने कोठड़ी से बाहर निकला ही नहीं, लेकिन परदेश में बैठने तो नहीं आया था ना, काम धंधा तो करना ही पड़ेगा और बाहर भी निकलना था। तो 2-3 दिन बाद फिर बाहर निकला ताकि बाजार में देखे उसे क्या करना है, और जो साथ लाया था उसको बेचना था और दुकान देखता चला जा रहा था। नुकुल की एक दुकान पर नज़र पड़ी। उसके बाहर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। एक कांड़ा आदमी उस शीशे में देखकर बड़े बुरे बुरे मुंह बना रहा था। नुकुल को उसकी हरकतों से देखकर हंसी आ गई। वह कांड़ा आदमी मुड़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, मेरी आँख निकाल ली है तूने, देखो देखो इसने मेरी आँख चुराई है। मुकुल तो जैसे हक्का बक्का रह गया। लाख समझाया कि भैया मैं तो परदेसी हूँ, अभी तुम्हारे शहर में नया आया हूँ, तुम्हारी आँख मैंने नहीं चुराई है, तुम्हारी आँख क्यों चुराऊँगा। लेकिन वह कांड़ा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। देखते ही देखते काफ़ी भीड़ जमा हो गई। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ पर सब लोग उसी की बातों में आ गए थे और उसी की तरफ से वकालत कर रहे थे और नुकुल पर सब लोग जोर दे रहे थे कि उसकी आँख लौटा दे। मरता क्या ना करता। फिर से वह कांड़े को लेकर चचा के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया। चाचा ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह आकर अपनी आंख ले जाना। वह कांड़ा चला गया। चाचा फिर से नुकुल की तरफ मुड़े,
लेकिन चचा के बोलने से पहले नुकुल बोल पड़ा, चचा मुझे कुछ मत कहिए, अब की बार मेरा कसूर इतना था कि मुझे हंसी आ गई। चचा बोले कि जो भी हुआ, पर इस किस्से को निपटाना तो पड़ेगा ना। तुम ऐसा करो, कसाई के दुकान पर जाकर बकरे की 8-10 आंखें ले आओ, कसाई से कह देना कि मैंने मंगवाया है। नुकुल ने ऐसा ही किया। चचा ने सारी आंखें धो धाकर एक डिब्बे में रख दिया। अगले दिन वही काड़ा अपनी आंख मांगने आया। चचा ने उसके वादे के मुताबिक वे आंख खोलकर उसके सामने रख दिए और कहा कि भाई, मेरे पास तो बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, तुम इनमें से अपनी आंख पहचान कर ले जाओ। काड़ा नुकुल को ठगने के चक्कर में था, उसे तो ऐसे जवाब की भी उम्मीद ना थी। अपना छोटा सा मुंह लेकर वापस लौट गया। नुकुल चचा की तरफ देखने लगा और उनका हाथ चूम लिया और कहा कि चचा, आपकी अकल को तो सलाम करना पड़ेगा, आपने 2 बार मेरी जान छुड़वाया है। चचा ने कहा, अब इस शहर में आकर तुम फंस ही गए हो तो अपने काम से काम रखो और बाकी हर चीज़ के तरफ से गूंगे बहरे और अंधे बन जाओ। नुकुल ने चचा की बातों को अपने गमछे में गांठ बांध लिया और बाजार में सप्लायर बन गया। उसमें उसको काफ़ी मुनाफा हुआ। अब चाहता था कि अपना जल्द से जल्द सामान बेचकर अपने घर वापस लौट जाए। उसे अपना घर और उसे अपनी पत्नी की याद भी सताने लगी। बराबर सपना को वह खत लिखता था और जवाब में सपना खत लिखती थी, वह नुकुल के याद में बहुत परेशान है। नुकुल रोज की तरह बाजार में सप्लाई पर बचा हुआ थोड़ा सा सामान लेकर फेरी पर निकला तो एक अजीब मंजर देखा। एक पालकी में एक खूबसूरत लड़की जा रही थी। पालकी में चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे। 2 कुम्हार उसकी पालकी उठाकर बाजार में जा रहे थे और उसमें से एक आदमी आवाज़ लगा रहा था, अगर कोई 1000 रुपये देगा, ये औरत अभी इसी बाजार में सबके सामने पेशाब करेगी। नुकुल सोचने लगा, वैसे तो ये औरत कितने पर्दे में जा रही है और ये औरत बाहर कैसे पेशाब कर सकती है। उसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। वैसे तो कितने पर्दे में है और फिर उसका ऐसे पेशाब करना उसके समझ से बाहर था और वह चचा की बात को दोबारा भूल गया था। उसने कहा कि मैं 1000 रुपये दूंगा अगर ये औरत ऐसा करेगी तो। नुकुल की कहने की देरी थी कि औरत पालकी में से निकलकर तुरंत अपना लहंगा फैलाकर बीच बाजार में पेशाब कर डाला। नुकुल तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। नुकुल से कहा कि लाओ निकालो 1000 रुपये। नुकुल के पास इतने पैसे कहाँ थे, उसने तो ऐसे ही समझकर उसमें टांग अड़ा दी थी। फिर वह चचा की बात को याद किया। वह बहुत पछताने लगा। वहाँ मौजूद सभी भीड़ उसके पीछे पड़ गई। शर्त के मुताबिक वह उसके पैसे नहीं दे रहा था। मजबूरन नकुल को कहना पड़ा कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मेरे घर चलो, मैं पैसे दूंगा। उस आदमी को लेकर चचा के पास नुकुल पहुंचा, सारा किस्सा सुनाया। नुकुल की इस बेवकूफ़ी पर चचा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी के सामने वह सारा गुस्सा पी गए और बोले, चलो मैं चलता हूँ, खुद देखूंगा और सभी लोगों के सामने मैं पैसा दूंगा। चचा ने अपना थैला उठाया और उनके साथ चौक पर चल पड़े। औरत वहीं पालकी में बैठी हुई थी और काफ़ी भीड़ खड़ी थी। चचा ने कहा कि पहले मुझे पूरी बात बताओ कि शर्त क्या थी। उस आदमी ने सारा किस्सा बताया तो चचा ने कहा, शर्त चौक की थी ना। चचा ने कहा कि ठीक है, मैं चौक नाप कर ही पैसा दूंगा। उसने चौक पर यह हरकत की है। चौक से आगे पीछे जिस जगह पर उस औरत ने पेशाब किया है वह चौक का बीच नहीं था। चचा बोले, ये शर्त ही गलत हो गया। औरत से कहो कि फिर से बीच चौक में ये बाथरूम करे और हाथ के हाथ में अभी के अभी 1000 रुपये दूंगा। लेकिन उस औरत के लिए दोबारा से बाथरूम करना इतना जल्दी मुमकिन नहीं था। वे औरत व आदमी चचा को बड़बड़ाते हुए अपना पालकी लेकर आगे बढ़ गए। नुकुल ने बड़े सुकून की सांस ली। बाजार पहुंचकर चचा ने नुकुल की बहुत डांट लगाई, तुम इन सब हरकतों से बाज नहीं आओगे। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा सर वहीं कलम हो गया होता। जितना कमाया था उतना सब निकल जाता। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अपने गांव लौट जाओ। तुम जैसे सीधे साधे आदमी की इस शहर में कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ बचाता रहूँगा। नुकुल का इरादा तो शहर में कुछ दिन और रुकने का था। उसने सपना को खत में लिखा था कि वह 2 महीने बाद आएगा और उसके लिए कीमती तोहफा लेकर आएगा। लेकिन चचा ने काफ़ी कहा, पर उसने पहले ही अपने गांव जाने का इरादा कर लिया। उसका सप्लायर का सामान सारा बिक चुका था और उसको काफ़ी मुनाफा भी हुआ था। और जाते वक्त उसने चचा का बहुत धन्यवाद किया और उनके पांव छुए, उनसे आशीर्वाद लिया कि उन्होंने नुकुल की एक बाप की तरह मदद की और उनकी जान बचाई। चचा बोले कि मेरा कोई बेटा नहीं, बस एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा कोई बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा ही होता। मुझे तुमसे दिल से लगाव हो गई है।
अगर मेरी ज़िंदगी बाकी रही तो मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तुम इतने अच्छे और सीधे साधे लड़के हो, मेरा जी चाहता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। वैसे तो तुम्हें कमाने के लिए हर बार शहर में जाना पड़ेगा, तो मेरी 3 नसीहतें याद रखना। पहली नसीहत यह है, जहाँ तक हो सके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश मत जाना। अपने वतन में ही मिलने वाली रूखी सूखी रोटी से काम चलाओ। अपने देश की रोटी में ही बरकत होती है, इसी से अपना गुजारा करो। जो तुम्हारे किस्मत की है वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अपने ही वतन में रहकर काम करो, उसमें काफ़ी तरक्की होगी। दूसरी नसीहत यह है, कभी औरत के कहने में आकर सफ़र पर ना जाना। घर के औरतें बाहर की दुनिया नहीं जानती, सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करना। तीसरी नसीहत ये है कि अपनी पत्नी को दोस्त के हिफाजत में देकर सफ़र पर ना जाना। दोस्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आदमी के साथ शैतान लगा रहता है, वह इंसान से कुछ भी करवा सकता है। नुकुल तो अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। चचा, मैंने तो ये तीनों काम किए हैं जिसको तुमने ना करने के लिए कहा है। रोजी के तलाश में परदेश का सफ़र तय किया, वह भी पत्नी के कहने पर। अपने दोस्त को अपनी पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर चला आया। चचा बोले कि तुम वाकई बहुत भोले और अच्छे इंसान दिखते हो, लेकिन दुनिया में सब तुम्हारी तरह अच्छे नहीं होते। तुम्हारे घर में चोर घुसा है, लेकिन अपनी पत्नी को खबर देकर घर में न जाना। चुपके से जाओ और जो भी तमाशा देखो उसको देखकर तुम मर्द की तरह फैसला करना। नुकुल इस वक्त अपने गांव की तरफ चल पड़ा। महीना भर तो रास्ते में लग गया। घर पहुंचा तो शाम हो रही थी। उसे चचा की सारी बातें याद थी। सामान अपने चाय की दुकान पर रखकर पीछे के साइड से अपने घर में दाखिल हो गया, जहां कमरे की खिड़की थी। कमरे में काफ़ी रोशनी हो रही थी। अंदर से सुनील और सपना की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। नुकुल दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। वैसे भी बाहर काफ़ी अंधेरा था। सपना नुकुल का लिखा हुआ खत सुनील को सुना रही थी। उसमें लिखा था, 2 महीने बाद तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान लेकर आ रहा हूँ। बिंदिया, चूड़ी, गजरे। उस खत को पढ़कर वे दोनों काफ़ी हंस रहे थे और कह रहे थे, रहेगा तो फ़कीर का फ़कीर ही, इसके आगे कुछ नहीं सोच सकता। सुनील कहने लगा, मैं जो तुम्हारे लिए कंगन लेकर आया था पूरे 250 का था। सपना कहने लगी, छोड़ो यार, तुम्हारा और उसका मुकाबला क्या है। मुझे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि अगर नुकुल आ गया तो हम दोनों कैसे मिलेंगे। सुनील बोला कि कोई बात नहीं, 4-5 महीने रहेगा, फिर से उसे किसी दूसरे शहर भेज देना। उस गधे की नकेल तो तुम्हारे हाथ में है ना। इस बात पर सपना और सुनील दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। नुकुल ये सब सुनकर तो बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया और उसकी तलवों की आग सर पर चढ़ने लगी। नुकुल ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। सपना ने आकर बाहर दरवाज़ा खोला। नुकुल को देखकर सपना जैसे सुन्न हो गई। नुकुल की तो ये हालत थी जैसे काटो तो बदन में खून ना निकले। पीछे पीछे सुनील भी निकल आया। नुकुल पर उसकी नज़र पड़ी तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाकर बोला, भाभी का हाल चाल लेने आया था, उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं। नुकुल का दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले। बड़ी सब्र से काम लेते हुए नुकुल ने कहा, सपना को तो तुम अपने साथ ही ले जाओ ताकि तुम इसकी ज़रूरत को पूरा कर सको। मेरा इससे अब कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसे डिवोर्स दे दिया। सपना ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। सुनील ने चोरी पर सीना जोरी करते हुए कहा, आजकल शराफत का कोई ज़माना नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद एक तो मैंने भाभी की इतनी देख रेख की। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। सब ने ही नुकुल से कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, बेवफा औरत की यही सज़ा है। हम तो इतने दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख देख कर परेशान हैं, लेकिन तुम्हारे खातिर चुप रहे। ये शरीफों का मोहल्ला है, हम भी बहू बेटियों वाले हैं। सुनील के माँ बाप को पता चला तो वे भी अपने बेटे की करतूत पर शर्मिंदा थे। नुकुल ने सुनील के माँ बाप से कहा कि आप अपने बेटे की शादी सपना से करवा दें। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों अलग हों और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक साथ खुश रहेंगे। सुनील ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसकी एक ना चली। सुनील के माता पिता सपना को अपने घर ले गए ताकि उसकी शादी करवा सकें। इस हंगामा में आधी रात बीत चुकी थी। नुकुल इतना लंबा सफ़र तय करके आया था, थका हारा था। उस पर बेवफा पत्नी को देखा तो बिल्कुल ही टूट गया था। 2 दिन तक तो वो घर से बाहर ही नहीं निकला। अंधेर नगरी वाले चचा और उनकी बातें तो पूरी तरह से सच साबित हुई थी और चचा की नुकुल को बहुत याद आ रही थी। जैसे तैसे महीना काट लिया, किसी काम में दिल नहीं लगा तो वापस चचा के पास जाने की ठान ली और चचा के घर जा पहुंचा। चचा ने उसको गले से लगाया और तसल्ली दी
और बहुत समझाया, बेटा जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। सपना से सुख तुम्हारे मुकद्दर में नहीं थी, लेकिन वह तुम्हारे जैसे नेक लड़के के काबिल भी नहीं थी। शुक्र करो कि उस औरत से तुम्हारा पीछा छूट गया। मेरी एक ही बेटी है, मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है और तुमसे वफा करेगी और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। चचा का तो वह पहले ही मुरीद था, अब चचा ने अपनी बेटी देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया। चचा अब इतने अच्छे और नेक इंसान हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश भी बहुत अच्छी की होगी। नुकुल के रजामंदी से चचा की बेटी और नुकुल की शादी हो गई। चचा ने कहा कि तुम अपनी बीवी को लेकर अपने वतन चले जाओ और अपना कारोबार शुरू करो और खुश रहो। नुकुल ने बहुत जिद किया, चचा आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ आपकी देखभाल करने वाला कौन है। हमारे साथ रहेंगे तो हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बुजुर्गों का साया हमारे औलाद के ऊपर होना चाहिए, घर में इसी से बरकत होती है। नुकुल के जिद करने पर चचा भी उनके साथ उनके गांव में आ गए और वे दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे और उनके प्यारी प्यारी दो बेटियां हुईं। वहीं पर सपना और सुनील के रोज़ रोज़ झगड़ों से पूरा गांव परेशान था। सुनील अब सपना से परेशान हो गया था, क्योंकि माँ बाप ने भी अब उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। एक तो वह ना कोई काम सीखा था और ना ही कमाता था। अब उसे सपना के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। सपना भी सुनील को छोड़कर अपने मायके में बैठी थी और अपने खूबसूरती से वो मर्दों का दिल जीतने में लगी रहती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।